हरी भरी जंगलों के बीचों बीच कच्चे बांस से बना एक मकान था, जहां पर रहते हैं बनमाली नाम का एक लकड़हारा। उसके साथ उसकी पत्नी गौरी और दोनों बेटी रीमा और सीमा भी रहती हैं। उसकी उम्र में सिर्फ 2 साल का ही फर्क था, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित थे। एक दिन लकड़हारा झोपड़ी के बाहर आंगन में लकड़ियां काट रहा था। कुल्हाड़ी की ठाक ठाक की आवाज सुबह की शांति में गूंज रही थी। बाप रे बाप, लकड़ियां काटते काटते पसीने से मैं ही भीग गया। तभी गौरी अंदर से आती है। क्या जी, सुबह से काम में लगे हो? अब तो बस कीजिए, आइए खाना खा लीजिए। हाँ भाग्यवान, बस थोड़ा और बाकी है, निपटा लूं, फिर खाना खाकर जंगल चलूंगा लकड़ी लेने। ठीक है, मैं थाली लगा देती हूँ, आप जल्दी कीजिएगा। बनमाली काम समेटता है और झोपड़ी के भीतर खाना खाने जाता है। गौरी भी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते हैं। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि घर में अब 2 जवान बेटियां हैं, अब हमें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। बनमाली गहरी सांस लेते हैं और कहता है, हाँ गौरी, ये ख्याल तो मेरे दिमाग में भी है, पर क्या करूं, अब लकड़ियां बेचकर भी इतना मुनाफा नहीं मिलता कि रिश्ते की बात आगे बढ़े। हाँ जी, एक बार ठाकुर साहब के पास जाकर तो देखिए, वे गांव के सबसे बड़े अमीर सेठ हैं, अगर वो मदद करें तो अच्छा है। मदद उससे? पहले से कर्ज में डूबे हैं उसके, और अब तू कहती है रिश्ता मांगने जाऊं। नहीं गौरी, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा मदद करेगा। लकड़हारा अपने दोनों बेटी को लेकर बहुत चिंतित थे। दोनों पति पत्नी की आंखों में चिंता और हार झलकती है। हे भगवान, कैसा बाप हूं मैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पिताजी, आप खुद को दोषी क्यों कह रहे हो? आपने जितना किया उतना हमारे लिए बहुत है। आप दोनों ने ही तो हमें पालन पोषण कर इतना बड़ा किया, हमारी सभी भावनाओं को समझा। इससे और बड़ा क्या हो सकता है, बताइए। हाँ जी, आप एक पिता होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, इससे आपका कोई दोष नहीं है। रूठी का है हमारी किस्मत, जो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बातें तो होती रहेगी, इन सब का कोई मतलब नहीं। चलिए, हमें काम पर भी तो जाना है। हाँ भाग्यवान, चलो मैं कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। फिर रोज की तरह दोनों ही लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, अरे भाया, तुम लोग अभी जंगल जा रहे हो? खबर में जो दिखा रहे हैं तुम्हें पता नहीं क्या? दोपहर को तूफानी हवा और साथ में तेज बारिश होने की संभावना है। जाओ भाई, अभी ही घर लौट जाओ, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। अरे रामजान भैया, बारिश हो या तूफान, पर हमें तो अपने पेट पालने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे जब होगा तब देखेंगे। चलो गौरी, चलते हैं। आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दोनों पेड़ों की सूखी टहनियां काट काट कर गट्ठर बना रहे थे। तभी अचानक काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। पेड़ की डालियां झूमने लगी और जंगल में अंधेरा छाने लगा। सुनिए, लग रहा है तेज बारिश आएगी। जल्दी चलो, घर चलते हैं। बस 2 गट्ठर और बांध लो गौरी, फिर चलते हैं। आज अच्छा माल मिला है। लेकिन तभी बिजली चमकी और हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झुकने लगे। दोनों ने जल्दी जल्दी लकड़ियों के गट्ठर बांधे और सिर पर रखकर भागने लगे। रास्ते में अचानक गौरी का पैर कांटे से चुभ गए और वह दर्द से वहीं बैठ गई। आह, मेरी पैर में बहुत दर्द कर रहा है। बनमाली भागकर उसके पास आया। देखा तो खून बह रहा था। हे भगवान, कैसा मुसीबत, इतनी तेज बारिश भी आ रही है और इधर इतना सारा खून भी बह रहा है। चलो गौरी,
पास ही तो हमारा घर है, वहाँ पहुँचकर जड़ी बूटी लगा लेना, ठीक हो जाएगी। थोड़ा और चलने की प्रयास करो, बारिश किसी भी वक्त टूट पड़ेगी। जैसे तैसे उठकर दोनों चलने लगा। दोनों मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे, तभी तेज गर्जना हुई। धड़ाम! एक बड़ा विशाल पेड़ हवा के झोंके से गिर पड़ा और दोनों को अपने नीचे दबा दिया। दोनों ने आखिरी आवाज लिया। सब कुछ सन्नाटा हो गया। रात भर बारिश होती रही। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के चौपाल में चर्चा फैल गई। अरे भाई, बनमाली और गौरी कल से घर लौटे नहीं हैं। हाँ भाई, मैंने भी सुना। चौपाल पर सब यही चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कल तूफानी हवा के चलते वे जंगल में ही फंस गए थे और अभी तक घर लौटे में ही। चलो जंगल चलकर देखते हैं कि क्या हाल है। गांव के कुछ लोग लाठी लेकर जंगल पहुंचे। कई घंटे खोजने के बाद उन्हें गिरे हुए पेड़ के नीचे दोनों के गट्ठर दिखाई दिए। लोगों ने पेड़ को हटाया और वहां बनमाली और गौरी दोनों का आखिरी शरीर मिला। लोगों ने उन दोनों का निर्जीव शरीर को अग्नि में समर्पण कर दिया। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हम आपके बिना कैसे जिएंगे? माँ बाप के जाने से रीमा और सीमा दोनों अनाथ हो गई। रात का समय, मूसलधार बारिश, आसमान से मूसलधार बारिश गिर रही है। तेज हवाओं से झोपड़ी की छत कांप रही है। एक कोने में रीमा और सीमा बैठी हैं। मिट्टी की दीवारें टपक रही हैं। सर्दी से दोनों कांपता हुए चुपचाप कोने में दुबका है। सीमा धीरे से बोलती है, दीदी, मुझे नींद आ रही है, लेकिन बिस्तर में तो पानी की बूंदें टपक रही है। मैं यहाँ सो भी नहीं पा रही हूँ। रीमा सीमा की आंखों की ओर देखती है और कहती है, भगवान ही कुछ करे, तू बस मेरी गोद में सो जा बहना। जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। सीमा रीमा की गोद में सिर रखकर सो जाते हैं। दीदी, गांव में सबके पक्के घर हैं, उनके घरों में बिजली भी है, उन्हें डर नहीं लगता तूफान से। किस्मत अपनी अपनी होती है बहन, तू बस सो जा। दीदी, बहुत भूख लगी है। माफ कर मुझे बहन, आज घर में राशन नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कल सुबह जब बारिश थमेगी तो कुछ भी करके तेरे लिए खाना पकाऊंगी, ठीक है? बाहर घने बादल गरज रहे थे। बिजली की कड़कड़ाहट जंगल को और भी डरावना बना रही थी। पूरा जंगल जैसे अंधेरे और रहस्य में डूबा हुआ था। उस वीराने में केवल दो बहनें एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? सीमा बहुत घबरा जाती है। कोई चोर होगा दीदी, मत खोलो दरवाजा। हम कैसे तय कर लें कि चोर ही है? कोई मदद मांगने के लिए भी तो आ सकता है। नहीं दीदी, मत खोलो दरवाजा, मुझे लगता है कोई चोर है। डर मत, मैं देखती हूँ। रीमा डरी हुई दरवाजा के पास जाती है और दरवाजे खोलती है तो सामने देखती है गांव के ठाकुर प्रताप और उसके गुंडे खड़े हैं। चेहरे पर क्रूरता और लालच साफ नजर आता है। रीमा यह देखकर चौंक जाती है। ठाकुर साहब, आप इतनी रात को? क्यों रीमा, अब ठाकुर को आने जाने की इजाजत भी लेनी पड़ेगी। अबे लड़की, ज्यादा सवाल मत कर। हमारे मालिक जब चाहे आ सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। जब तक हमें हमारी पैसे नहीं मिलता तब तक हमारे जो मर्जी होगा वही करेंगे। पैसे? कौन पैसे? ठाकुर प्रताप और उसके गुंडे हंसते हुए बोलता है। देखो तो कितना भोलापन। भोलापन पर इतना गुमान ना कर, भोलापन 2 पल में टल जाएगा। देख रीमा, ज्यादा भोलापन होने की जरूरत नहीं है। तेरे बाप ने मुझसे जो उधार लिए थे उसका पैसा तू कब चुकाएगी?
ठाकुर साहब, हम तो 2 अनाथ बहनें हैं, जैसे तैसे जंगल से लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं। पर अभी तो लकड़ियां भी नहीं बिक रही हैं। अभी इतनी जल्दी हम आपके कर्ज कैसे चुका पाएंगे? हमें माफ कीजिएगा। अरे ओ, बहाने मत सुना। अगर तुमने हमारे सेठ के सारे उधार नहीं चुकाए तो जो इज्जत तुम्हारी गांव में है सब खत्म कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों बहनें गांव के काम में साथ नहीं देती। रीमा ने नम्रता से आकर हाथ जोड़ लिया। यह सुनकर उनका चेहरा तमतमा गया। ऐसा नहीं करिए, गांव के लोग हमें गलत समझेंगे। सच में हमारे पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटता है। वो इतना सारा खर्च कैसे दे पाएंगे? गुंडे लालू तुरंत बीच में कूद पड़ा। चुप रहो लड़की, ज्यादा जुबान मत चलाना। हमारे सेठ को सब पता है, समझ लेना। तुम्हारी घड़ी भी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए मान लेना चाहिए। रीमा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, साहब, माँ बाबा के जाने के बाद हम खुद बिखर गए हैं, भूख से लड़ रहे हैं। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके आपके सारे कर्ज चुका देंगे। अबे लड़की, ज्यादा जुबान मत चला। जब तक ठाकुर के पैसे नहीं मिलते यहाँ वही होगा जो ठाकुर चाहेंगे। ये सुनकर ठाकुर प्रताप ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रीमा, पूरे 2 दिन का समय है। इन 2 दिनों में पैसा ला, वरना ये घर तुझे खाली करनी पड़ेगी। अगर 2 दिनों में पैसे नहीं हाथ में तो ठाकुर प्रताप कुछ भी कर सकता है। ये बोलकर ठाकुर और उसके आदमी निकल जाते हैं। रीमा के चेहरे पर बेबसी, अपमान और थकावट के भाव जम जाते हैं। सीमा उसके पास आती है और अपनी दीदी से कहती है, दीदी, जो लकड़ियां बाबा जंगल से लाए थे वो भीग कर सड़ गई। सब कीड़े लग गए। वो तो अब बाजार में भी बिकने के लायक नहीं रहे। दीदी, अब हम कैसे उस प्रताप का कर्ज चुकाएंगे? पता नहीं बहन, 2 दिन में पैसे कहाँ से लाऊं? झोपड़ी के बाहर बिजली गरजती है। बारिश की आवाज और अंधेरे में अकेली ये 2 जने, दोनों बहनें रोते हुए रात बिताया। अगली सुबह आंगन में दोनों बहनें बैठी हैं। बारिश थम गई है, लेकिन छत टूट चुकी है। लकड़ियां भी भीग गई हैं। भीग गई सारी लकड़ियां, पर कुछ सूखी हैं जो शायद बिक सकती हैं। मैं आज बाजार जाकर बेचने की कोशिश करती हूँ। ठीक है दीदी, तुम ध्यान से जाना। रीमा सिर पर भारी गट्ठर रखती है और चल पड़ती है। छोटी उम्र, भीगा रास्ता और थकान पर आंखों में उम्मीद बाकी है। हे भगवान, बस आज कुछ पैसे मिल जाए तो ठाकुर से घर बच जाए। भारी लकड़ियों का गट्ठर लेकर रीमा शहर की ओर बढ़ती है। वह शहर के अमीर व्यापारी नीलराज के पास जाती है। साहब, ये लकड़ियां बहुत अच्छी हैं, ले लीजिए ना। अरे तू वही बनमाली का बेटी है ना? जा यहाँ से। यहाँ कोई तुझसे भाव देकर लकड़ियां नहीं खरीदेगा। जा भाग यहाँ से। साहब, कुछ लकड़ियां ले लीजिए ना। हम गरीब हैं, इसी से हमारे पेट चलते हैं। बहुत मुसीबत में हूँ, ले लीजिए ना साहब। जा यहाँ से। रीमा उदास होकर निकल जाती है। भीगी आंखें, थके कदम। 1 रुपया भी नहीं मिला। अब कहाँ जाऊं? हाँ, हरीश चाचा लकड़ी का व्यापार करते हैं, शायद वो खरीद लें। कुछ देर बाद वह हरीश की दुकान पर जाती है। दुकानदार हरीश एक कुर्सी पर बैठा था। अरे रीमा, तू यहाँ कैसे? चाचा, मैं लकड़ियां लाई हूँ, अगर आप खरीद लें तो थोड़ा काम बन जाएगा। नहीं बेटा, आजकल कारोबार बहुत मंदा है। मैंने पहले ही बहुत लकड़ियां खरीद ली हैं, अब नहीं ले सकता। वह भी लकड़ियां खरीदने से इनकार कर देता है। रीमा चुपचाप वहां से निकल जाती है। हे ऊपर वाले, किस बात की सजा दे रहे हो? सुबह से शाम हो गई, एक भी लकड़ी नहीं बिकी। शाम को वह थके कदमों से घर लौटती है।
सीमा उसके पास आई और बोली, दीदी कुछ पैसे मिले क्या? नहीं बहन, किसी ने नहीं खरीदी। फिर सीमा को कुछ याद आती है और वह कहती है, दीदी मदन भाई ने आपसे जो लकड़ियां खरीदी थी उनका पेमेंट तो अब तक नहीं दिया है। रीमा थकी आवाज में कहती है, हाँ, तूने सही याद दिलाया, शायद वही मदद कर दे। रीमा जल्दी से मदन के घर जाती है। दरवाजा उसकी पत्नी खोलती है। भाभी, मदन भाई हैं क्या घर पर? तभी मदन बाहर आता है। अरे रीमा, तू क्या हुआ? मदन भैया, आपने जो लकड़ियां ली थी उनका पैसा अब तक नहीं दिया, कृपया दे दीजिए, बहुत जरूरत है। लकड़ियां अभी बाजार में नहीं बिकी, जब बिक जाएंगी तब तुझे पैसा दूंगा। अब चल, मेरा सिर मत खा। वह दरवाजा बंद कर देता है। रीमा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह धीरे धीरे घर की ओर लौटती है। सीमा अंधेरे में बैठे उसकी राहों देख रही थी। घर पहुंचते ही सीमा दौड़कर बाहर आती है। दीदी, मदन भाई ने पैसे दिए? नहीं छोटी, पैसे की बात करो तो सब पराया हो जाता है। मुसीबत में इंसान का कोई अपना नहीं होता। अब क्या होगा दीदी? क्या ठाकुर हमारा घर छीन लेगा? क्या हम उसके गुलाम बन जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारा घर नहीं ले सकता। वह अपने बहन के लिए आत्मविश्वास खड़ी की, लेकिन भीतर से वह भी टूटी थी कि आखिर 2 दिनों में ठाकुर साहब का कर्ज कैसे चुकाएंगे हम। रात को फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश पूरी रात चलती रही। घर की दीवारें गीली हो गई। दोनों बहनें घर के एक कोने में एक दूसरे के पास बैठी रही। दीदी, मुझे डर लग रहा है। अगर दीवार भी भीग के गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत बहन, भगवान सब देख रहे हैं, और अगर घर टूट जाएगा तो हम फिर से बनाएंगे। हिम्मत रख, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। सीमा, याद रख, कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इसी घर में माँ बाबा की यादों के साथ जीने लगेंगे। तू खुद पर भरोसा रख। अगली सुबह दोनों बहनें घर की काम में लग जाती है। सीमा झाड़ू लगा रही थी और रीमा रसोई के काम कर रही थी। घर की सारी काम निपटकर रीमा अपनी बहन से कहती है, अच्छा बहन सीमा, मैं चलती हूँ जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए। ठीक है दीदी, पर तुम ज्यादा देर मत करना। इस अंधेरी जंगल में मुझे अकेला बहुत डर लगती है। ठीक है बाबा, मैं शाम होने के पहले ही आ जाऊंगी। रीमा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल के रास्ते की ओर चलने लगी। जंगल जाकर वह लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। यहाँ पर तो ज्यादा लकड़ियाँ भी नहीं है, मैं कैसे ले जाऊं? इतना घना जंगल पर एक भी लकड़ियाँ नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आती। थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। ये बोलकर वह थोड़ा और आगे बढ़ती है। जंगल के बीचों बीच एक सूखा हुआ पेड़ गिरा हुआ था। आखिर भगवान ने सुन ली, कम से कम इस सूखी टहनियां काटकर कुछ तो मिलेगा। वह उस सूखी लकड़ियां काटने लगे। दोपहर से शाम हो गई। इधर घर पर सीमा उसकी राहों में बैठे थे। इतनी रात हो गया और अभी तक दीदी नहीं आई। हे प्रभु, मेरी दीदी की रक्षा करना, कोई अनहोनी ना हो जाए, नहीं तो इस जंगल में कैसे रहूंगी। कुछ समय बाद अंधेरा होता है, पर अभी भी रीमा जंगल में ही थी। लकड़ियां काटते काटते इतनी रात हो गई, पता ही नहीं चला। घना जंगल, यहाँ से मैं निकलूंगी कैसे? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। उधर झोपड़ी में भी सीमा अकेली है, न जाने कब से वो मेरी राह देख रही होगी।
चारों तरफ अंधेरा था। वह डरी हुई आगे बढ़ती है। वह सूखी टहनियां इकट्ठी कर माथे पर उठाती और भगवान का नाम लेकर चलने लगती है। तभी पीछे से एक कराहने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है क्या? ये आवाज कैसी है? कौन है वहाँ? रीमा डरते डरते झाड़ियों के पास जाती है। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा होता है। वह चल नहीं पा रहा था। बाबा, इतनी रात को आप यहाँ अकेले इस झाड़ियों के पास? बेटी, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। जंगल के रास्ते में गिर गया था। कई घंटे से पड़ा हूँ और अब तो रात भी हो गई। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। रीमा अपनी हिम्मत से साधु को सहारा देती है और किसी तरह अपने घर तक पहुंचाती है। साधु मुस्कुराकर बोलते हैं, बेटियों, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। तुमने बिना सोचे मेरी मदद की। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों? क्या हुआ बेटी? कुछ बात है क्या बेटी? कर्ज, भूख और अब ठाकुर की धमकी, किससे भला होगा हमारा? साधु आंखें बंद करते हुए कहता है, कभी कभी अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। विश्वास रखो बेटी। साधु रीमा को बुलाता है। तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। वो अपनी झोली से एक छोटा सा डिब्बा निकालते हैं जिस पर रहस्यमयी निशान बना है। ले बेटी, इसे अपने पास रख ले। बाबा, इसमें क्या है? समय आने पर जान जाओगी बेटी। जब जीवन का सबसे कठिन पल आए, इसे खोलना। अगली सुबह दोनों बहनों जब सोकर उठती हैं, तो देखती हैं कि साधु बाबा गायब है। अरे ये माँ, वे साधु बाबा कहाँ गए? हाँ दीदी, लगता है हमारे उठने से पहले ही बाबा यहाँ से चले गए। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे? वो तो एक कदम चल भी नहीं सकते। ये कैसे हुआ? तो क्या वे बाबा को चमत्कार था? जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए होता है। दीदी, अभी ये सब छोड़िए। आपको पता है ना, आज सेठ जी के पास पैसे चुकाने की अंतिम तिथि है और हमारे पास तो एक कड़ी भी नहीं है। थोड़ा हाथ में पैसा आ जाता तो अच्छा होता। तभी अचानक कुछ रुपए उनके सामने आ जाती है। देखकर रीमा और सीमा अवाक रह जाते हैं। दोपहर के समय ठाकुर के आदमी फिर से घर पर आते हैं। घर खाली करो, वक्त खत्म। कहाँ है तुम्हारी दीदी? ठाकुर साहब ने घर खाली करने को कहा है। तभी रीमा भी अंदर से आती है। ये लो तुम्हारे सारे पैसे। अब हमारा घर किसी की निगरानी में नहीं है। अपना घर अपना ही रहा। जाओ यहाँ से। सब चौंक जाते हैं कि जिसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं होती, उन दोनों बहनों ने इतना सारा कर्ज आखिर 2 दिनों में कैसे चुका दिया। 2 अनाथ बहनों ने अपनी सच्चाई और विश्वास से अंधेरी रात को हरा दिया। अब वह झोपड़ी सिर्फ उनका घर नहीं, भगवान की कृपा का प्रतीक बन चुकी थी। हमारे प्रिय दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब कर देना